हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक आपदाएं। हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया था, इसमें ये टॉपिक है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जिनमें भी GK आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यह भारत में आपदा प्रबंधन हेतु एक शीर्ष निकाय है। इसका गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। कब किया गया है? 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की अध्यक्षता संबंधी राज्य का मुख्यमंत्री के द्वारा एवं जिलाधिकारी तथा अध्यक्ष जिला पंचायतों की सह अध्यक्षता के तहत जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है। राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके होते हैं मुख्यमंत्री। जो भारत में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है वह कौन सा है? तो हिमालय और जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी है वहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा होता है। भारत में भूस्खलन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला आता है हिमालय और उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम घाट और दक्षिणी पठार। इसमें हिमालय और जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी हैं सबसे अधिक भूस्प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे अत्यधिक प्रवण क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र मध्यम एवं कम प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं प्राकृतिक आपदा और उनसे प्रभावित क्षेत्र या फिर प्रदेश। तो बाढ़ से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है हमारे उत्तर प्रदेश और जो बिहार का मैदान है वहाँ पे बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है। भूकंप कहाँ पर आते हैं? तो भूकंप वाला क्षेत्र है हमारा हिमालय वाला। जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। सूखा कहाँ पड़ता है? तो जो हमारा पश्चिम मध्य भारत क्षेत्र है वहाँ पे सूखा पड़ता है। और सुनामी आती है भारत के दक्षिणी तट पर। तो बाढ़ वाला क्षेत्र है, बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में आती है। भूकंप हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। सूखा पश्चिम एवं मध्य भारत के क्षेत्र में होता है और सुनामी भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में होता है, सुनामी से प्रभावित है। भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम NFCP लॉन्च किया गया था। कब? तो यह 1954 को लॉन्च किया गया था। सन 1954 की भीषण बाढ़ के द्वारा भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की घोषणा 1954 को की थी। यह कार्यक्रम 3 चरणों में विभाजित है। पहला आता है तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तात्कालिक बाढ़ प्रबंधन बाढ़ से संबंधित आंकड़ों का संकलन एवं आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा उपायों तक सीमित होता है। अल्पकालिक चरणों में कुछ चुने हुए क्षेत्र, नदियों के किनारे, तटबंध का निर्माण किया जाता है। जबकि जो दीर्घकालिक चरण होते हैं इसमें वर्षा के पानी का भंडार, नदियों की सहायक नदियों पर जलाशय के निर्माण कार्य आदि किए जाते हैं। 1976 में भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया है। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक एवं दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? तो इसका समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, इसलिए समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में चक्रवात मुख्य रूप से 30 उत्तर से 30 दक्षिण अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं और महाद्वीपों के तटीय भागों को प्रभावित करने के उपरांत समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भागों में चक्रवात का कोई ना कोई रूप देखने को अवश्य मिलता है, परंतु दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर एवं भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य चक्रवात बिल्कुल नहीं पाए जाते। चक्रवातों के जन्म हेतु समुद्री पृष्ठ का तापमान कम से कम 27 सेल्सियस होना चाहिए। दक्षिणी अटलांटिक एवं दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं जो कि समुद्री पृष्ठ के निम्न तापमान में सहायक होती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में चक्रवातों का जन्म नहीं होता। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला नहीं होती या फिर में नहीं आता? तो कौन सी उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? तो कर्नाटक का पठार नहीं आता। उच्च तीव्रता
भूकंपीय मेखला के अंतर्गत नहीं आता कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है जो कि एक स्थिर एवं दृढ़ स्थलखंड है जहां पर भूकंप का प्रभाव सबसे कम होता है। इसी कारण से इसे न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। कर्नाटक के पठार को क्षति जोखिम के परिणाम के आधार पर जोन 2 यानी न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत में भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अध्ययन संस्करण के अनुसार भारत में भूकंपीय जोन 1, 2 को एक में समाहित करके अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार हम देश में 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो कि पूर्व में 5 क्षेत्रों में विभक्त है। जोन 2 के अंतर्गत भारत का 41.4% भूखंड अल्प तीव्रता क्षेत्र और जोन 3, 4 और 5 के अंतर्गत 58.6% भूभाग अति संवेदनशील आता है। तो पहले आते हैं भूकंप जोन और उनसे प्रभावित क्षेत्र। भूकंप जोन दूसरा, जिसमें पहला और दूसरा मिला दिया गया है, यह न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र है। यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिम एवं मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत? जोन 2 के अंतर्गत। कौन कौन से आते हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, पश्चिम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिम और मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का अधिकांश क्षेत्र जोन 2 के अंतर्गत आता है जो कि न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र है। फिर आता है जोन 3 जो कि मध्यम प्रभाव का क्षेत्र आता है। इसमें आते हैं उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती और दक्षिण पूर्वी भाग, बिहार का, पश्चिम बंगाल का मैदानी क्षेत्र, गुजरात का पूर्वी भाग, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, गोदावरी कृष्णा डेल्टाई भाग और पश्चिमी तटीय क्षेत्र जोन 3 मध्यम प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती, दक्षिण पूर्वी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, गोदावरी कृष्णा डेल्टाई क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ये जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। अब आता है जोन 4 अधिक प्रभाव का क्षेत्र है जो कि आता है सिक्किम, बिहार, उत्तरी बिहार, हुगली डेल्टा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग, दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी में काठियावाड़ तट से लेकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग तक अर्धचंद्राकार आकृति में फैला क्षेत्र और कोंकण क्षेत्र का दक्षिण भाग जोन 4 के अंतर्गत आता है। जोन 4 में कौन कौन आते हैं? सिक्किम, बिहार, उत्तरी बंगाल, हुगली डेल्टा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग, दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी काठियावाड़ तट से लेकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग तक अर्धचंद्राकार आकृति में फैला क्षेत्र कोंकण तट का दक्षिण भाग जोन 4 के अंतर्गत आता है। अब आता है जोन 5, इसमें अधिकतम प्रभावित क्षेत्र आता है। इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य सब, बिहार, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र एवं गुजरात का कच्छ प्रदेश इसके अंदर आता है। तो जोन 5 के अंतर्गत क्या आता है? अधिकतम प्रभावित क्षेत्र है। इसमें पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय, पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र, गुजरात और कच्छ का प्रदेश आता है। भारत के कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है? तो भारत को 4 भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया जाता है। भारत में उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशीलता है, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं। प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के सामान्य खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है? तो ये है दक्षिण पूर्वी राजस्थान है जो कि सामान्य खतरों की आशंका वाला क्षेत्र है भूकंप के। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश में 54% क्षेत्र को नए मानकों का निर्धारण करके 5 के बजाय 4 भूकंपीय क्षेत्र में या सिस्मिक जोन में विभाजित किया है। बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के द्वारा 21 सितंबर 2010 को इसकी पुष्टि कर दी गई है। विकल्प में यह 4 क्षेत्र इस प्रकार है। पहला आता है जो गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है, यह अधिकतम तीव्रता वाला मतलब 9 से ज़्यादा है, इसको जोन 5 में रखा गया है। उत्तरी पंजाब यह मध्यम तीव्रता वाला है, 7 या उससे ज़्यादा के भूकंप आते हैं और इसको जोन 3 के अंतर्गत रखा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मध्यम तीव्रता वाला 7 या उससे ज़्यादा है और जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान कम तीव्रता है, 6 या उससे कम आते हैं और जोन 2 के अंतर्गत रखा गया है। अतः स्पष्ट है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान सामान्य खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है।
भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय P, S और L तरंगों का उद्भव होता है। भूकंप से जनित तरंगों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में रखा जाता है। प्राथमिक, जो कि संपीड़नात्मक या P तरंगें होती हैं, प्राइमरी या P वेव कहा जाता है, आड़ी और अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, धरातलीय तरंगें जो कि सरफेस वेव होती हैं। भूकंप की उत्पत्ति P, S और L तरंगों के रूप में होती है। भूकंपी तरंगों के संचरण में सबसे पहले P, फिर S और अंत में L तरंगों का गमन होता है। P तरंगें ठोस में, द्रव में और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं। S तरंगें केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं और L तरंगें हैं सबसे बाद में प्रकट होती हैं और ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण वहाँ पर चक्रवात अधिक आते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न वायुदाब के कारण अधिक चक्रवात आते हैं, जो कि कुल चक्रवात का लगभग 80% है, जबकि 20% चक्रवात पश्चिमी तट पर आते हैं। वायुमंडल में मिलने वाले पवन विक्षोभ को चक्रवात के नाम से जाना जाता है, जो वास्तव में निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं और इनके चारों ओर केंद्रीय समवायुदाब रेखाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। चक्रवात प्रायः गोलाकार, अंडाकार और अंग्रेजी भाषा के V आकार के होते हैं। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला लीनो के कारण आई है। ला लीनो और एल नीनो से कैसे भिन्न होती है? तो पहला कथन क्या है? ला लीनो विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असामान्य रूप से ठंडे तापमान से चित्रित होती है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चित्रित होती है। तो पहला ही गलत हो जाएगा। आ लीनो और नल लीनो ये नहीं होते, ला लीनो है ना। फिर आते हैं क्या? एल नीनो का भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला लीनो का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं, ना पहला सही ना दूसरा गलत है। अब आते हैं, हम इसको सही देख लेते हैं, है ना। ला लीनो का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊष्मन से है, तो मतलब पश्चिमी प्रशांत महासागर है वह क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लाला लाला करते हुए क्या हो जाएगा? ला लीनो में गर्म हो जाता है। जबकि जो एल नीनो होता है इसका संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान से होता है और एल नीनो आगे आगे जा रहा है तो वह पूर्वी प्रशांत महासागर है, उसके तापमान में वृद्धि करता है। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो आगे आगे जा रहा था एल, तो वह क्या करता है? जो दक्षिण और पश्चिम मानसून है भारत का उसको प्रभावित करता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जबकि जो ला लीनो है यह क्या कर रहा था? पश्चिमी प्रशांत महासागर को गर्म कर रहा था और यह इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो समीपवर्ती भाग हैं उनमें सामान्यता से अधिक वर्षा होती है और भारत में यहाँ पर ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। मतलब इस समय क्या आता है? ला लीनो से भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून उत्पन्न हो जाते हैं, सक्रिय हो जाता है। निम्न प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण हमें बताने हैं। तो प्रति चक्रवाती स्थिति शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडल उच्च दाब होता है और वायुताप निम्न होता है। तो पहला सही हो जाएगा कि प्रति चक्रवात स्थितियां शीत ऋतु में बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और तापमान निम्न होता है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थिति पैदा होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, कारण गलत है ना। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च हो जाता है और वायुताप निम्न हो जाता है। अतः कथन ए सही है, लेकिन जो आर है वह गलत है, क्योंकि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवाती दशा मौजूद रहती है, इसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र या राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। कारण कोसी नदी का बहना। कोसी एक ऐसी नदी है जो कि निरंतर मार्ग परिवर्तित करती रहती है, इसमें बाढ़ की विभीषिका बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त बागमती, गंडक, कमला और अन्य छोटी नदियां भी बिहार में बाढ़ का कारण बनती हैं। फिर से आते हैं कथन कारण। तो कथन क्या कहता है? तो महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, तो ये सही है। कारण क्या है? तो कोयना क्षेत्र एक पुराने भूतल पर अवस्थित है जो कि कोयना जलाशय में जल स्तर
के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो ये भी सही है, मतलब कारण भी सही है और कथन भी सही है। महाराष्ट्र राज्य का कोयना क्षेत्र निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होगा। इसका कारण है कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कि कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। जल स्तर में परिवर्तन से विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार भारी प्लेट के ऊपर हल्की प्लेट विक्षेपित हो जाएगी, जिससे भूकंप आ सकता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा है, जहाँ पर ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। चूँकि उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात प्रति चक्रवात की दिशाओं के कारण उड़ीसा राज्य को बाढ़ और अकाल का सामना करना पड़ता है। कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र जहाँ पर सुनामी नहीं आती? बर्मा म्यांमार का तटीय क्षेत्र में आती है, गुजरात के तटीय क्षेत्र में आती है, बंगाल की खाड़ी में आती है, उपयुक्त सभी में आती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में बर्मा म्यांमार का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, जापानी तट आदि प्रमुख हैं। सुनामी एक भूकंपीय लहर होती है जो कि बड़े पैमाने पर समुद्र पानी में हलचल पैदा कर देती है। सुनामी का मुख्य कारण भूकंप होता है। सुनामी 3 प्रकार की होती है। एक होती है दूरस्थ सुनामी, क्षेत्रीय सुनामी और स्थानीय सुनामी। लातूर किस प्रांत में स्थित है? तो लातूर स्थित है महाराष्ट्र में। लातूर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। लातूर महाराष्ट्र में है, जहां पर 1993 में भूकंप से भयानक तबाही हुई थी। इस क्षेत्र में भूकंप का कारण कोयना और भीमा भ्रंश में कोयना बांध का निर्माण था। अब आते हैं प्राकृतिक आपदाएं और उनसे संबंधित प्रदेश। पहला है बाढ़, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में बाढ़ करती है। उत्तर प्रदेश और जो बिहार का मैदान है वहाँ पर बाढ़ आती है। भूकंप कहाँ पर आते हैं? भूकंप जो हिमालय का गिरिपात क्षेत्र है वहाँ पर भूकंप आते हैं। सूखा क्षेत्र कहाँ पर है? तो सूखा हमारे मध्य और पूर्वी भाग में, और चक्रवात आते हैं झारखंड और उड़ीसा में। प्राकृतिक आपदाएं और उनसे संबंधित प्रदेश। बाढ़ आती है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। भूकंप आते हैं हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में। सूखा मध्य और पूर्वी भाग में भारत में होता है, और जो चक्रवात है वह झारखंड और उत्तरी उड़ीसा इससे प्रभावित होता है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट। यदि आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ नाइस डे।